तक जो है इन प्रश्नों को आप समझिएगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। हम महत्वपूर्ण जो है तथ्यों की बात करेंगे, जिसमें स्टैटिक जीके वाले पोर्शन को पर भी बात करेंगे, जीएस वाले पोर्शन पर भी, फैक्ट के साथ में हम पीवाईक्यूज को भी देखेंगे। जो पिछले बार जो आए हुए हैं हम उन प्रश्नों पर भी बात करेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन बनते थे और किस प्रकार से आगे वाली आने वाली एग्जाम में बन सकते हैं। चलिए साथियों, हम इसी प्रकार से हम जो है अपने पॉइंट को आगे बढ़ाते हैं और हम बात किसकी करेंगे, 20 क्वेश्चन के लिए हम मेहनत कर रहे हैं। 20 क्वेश्चन जो है जीके जीएस और स्टैटिक जीके के आएंगे, हम उनके लिए मेहनत कर रहे हैं। चलिए आगे हम जो है इस प्रकार से हम क्वेश्चनों को समझते हैं किस प्रकार से आते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य का फिरोजाबाद शहर किस के लिए प्रसिद्ध है? बात किसकी हो रही है? उत्तर प्रदेश का एक शहर है जिसकी बात हो रही है फिरोजाबाद। किसकी बात हो रही है? फिरोजाबाद। फिरोजाबाद शहर का जो है क्यों फेमस है? तो यहां पर आपको याद रखना है कि चर्म उद्योग के लिए, कांच उद्योग के लिए, रबर उद्योग के लिए या फिर सूती वस्त्र उद्योग के लिए। तो आपको बताना है कि जो फिरोजाबाद शहर जो है ये कहां का शहर है? उत्तर प्रदेश का शहर है। अब ये जो बात हो रही है किस उद्योग के लिए फेमस है, तो यहां पर आपको बताना होगा कांच के लिए फेमस है। और ये कांच की जो है चूड़ियां बनाई जाती है, ये चूड़ियों के लिए जो है आपको जो है फिरोजाबाद जो है शहर आपको याद रखना है। किसके लिए? चूड़ियों के लिए जो है आपको फेमस मिल जाएगा। कौन सा उद्योग यहां पर है? कांच का उद्योग आपको पता रखना है। चलिए यहां पर बात कर रहे हैं, ठीक है। अब बात आ रही है कि चर्म उद्योग की भी अगर बात करेंगे तो कानपुर नामक जो शहर आपको जो है आपको मिल जाएगा। ये भी कहां का मिल जाएगा? उत्तर प्रदेश का ही शहर आपको मिल जाएगा। तो कानपुर जो है चर्म उद्योग के लिए आपको पता रखना पड़ेगा कि चर्म उद्योग के लिए कौन फेमस है, तो आपको याद रखना है कानपुर है। अगला देखते हैं यहां पर रबर उद्योग की अगर बात करेंगे तो केरल जो है राज्य आपको याद रखना होगा कि केरल राज्य में सर्वाधिक मात्रा में प्राकृतिक रबर का उत्पादन किया जाता है। सूती वस्त्र की अगर बात करें तो सूती वस्त्र उद्योग जो है कहां पर मिल जाएगा? गुजरात नामक स्थान पर, गुजरात नामक राज्य में आपको याद रखना है। चलिए साथियों, इसी प्रकार से हमने इसका आंसर क्या देखा? कांच उद्योग जो है सबसे ज्यादा कहां मात्रा में है? फिरोजाबाद, यूपी में है। चलिए इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नवीनतम आकलनों के आधार पर ब्रह्मांड की आयु कितनी है? हम बात किसकी कर रहे हैं? पूरे के पूरे ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं। अब ब्रह्मांड की आयु हमको बताना है कि कितनी है। 5 मिलियन वर्ष है या 10 मिलियन वर्ष है, 7 मिलियन वर्ष है या फिर 12 मिलियन वर्ष है। तो ये आपको पॉइंट आपको बताना है कि कितने वर्ष हमारा जो है ब्रह्मांड पुराना है। तो आपको यहां पर जो है सटीक आंसर बताना होगा 12 मिलियन वर्ष आपको जो है पुराना आपको मिल जाएगा। यहीं पर अगर जो है 13.8 मिलियन जो है मिलियन वर्ष अगर रहता है यहां पर, तो आपको जो है ये भी आपको सही जो है सही मानना पड़ता। ठीक है, मिलियन की बात हो रही है। 13.8 मिलियन वर्ष पुराना जो है हमारा जो है ब्रह्मांड है। तो यहीं पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं यहां पर जो है 12 मिलियन वर्ष की अगर हम बात करें तो। चलिए यहां पर जो है दूसरा क्वेश्चन हमने देख लिया। यहीं पर हम बात करते हैं विश्व की सर्वाधिक लंबी रेलवे लाइन कौन सी है? ये तो क्वेश्चन सभी को पता होना चाहिए, ये लड्डू क्वेश्चन है। तो ये जो इसका जो आंसर हो जाएगा, क्या ट्रांस साइबेरियन रेलवे, क्या ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे या फिर ट्रांस एशियन रेलवे या फिर इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि ये जो है विश्व की सबसे लंबी रेलवे लाइन की हम बात करें तो ये कौन सी है? तो यहां पर आप बता सकते हैं कि ट्रांस साइबेरियन रेल जो है आपको मिल जाएगा। और ये कहां पर मिलेगा? तो ये जो है आपको बताना है देश, उसका बताना है रूस। और ये रूस कहां पर है? एशिया महाद्वीप में आपको जो है मिल जाएगा। याद रहेगा साथियों। अब इसकी जो है ट्रांस साइबेरियन रेलवे की अगर लंबाई की अगर बात की जाए तो लगभग 9,259 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है। ठीक है, याद रहेगा 9,259 किलोमीटर इसकी लंबाई है। किसकी? ट्रांस साइबेरियन रेलवे की लंबाई है। याद रहेगा साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर यूरोपियन संसद नामक संगठन कहां स्थित है? बात किसकी हो रही है? यूरोपियन यूनियन की बात हो रही है, यूरोपियन संसद की बात हो रही है। क्या लग्जमबर्ग में है, क्या नीदरलैंड में है, क्या स्विट्जरलैंड में है, क्या बेल्जियम में है? तो यहां पर आपको बताना है कि यूरोपियन संसद का जो है मुख्यालय कहां पर है। तो आपको जो है आपको बताना है कहां पर स्थित है। ये आपको याद रखना है बेल्जियम। बेल्जियम की राजधानी क्या है? ब्रुसेल्स है। ये यहां पर जो है आपको जो है इसका जो है मुख्यालय आपको मिल जाएगा। याद रहेगा। ठीक है, बेल्जियम जो है ब्रुसेल्स की उसकी राजधानी है। यहां पर लग्जमबर्ग की अगर बात करेंगे तो लग्जमबर्ग की राजधानी लग्जमबर्ग ही है। नीदरलैंड की बात करेंगे तो एम्स्टर्डम जो है इसकी राजधानी है। ठीक है, एम्स्टर्डम।
एम्स्टर्डम जो है इसकी राजधानी है, आपको याद रखना है। स्विट्जरलैंड की राजधानी की अगर बात करेंगे तो बर्न आपको याद रखना है। यहां तक याद हो गया, ठीक है। यूरोपियन संसद की बात कर रहे हैं तो यूरोपियन यूनियन, जिसे ईयू के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी स्थापना की अगर बात करेंगे तो 1 नवंबर 1993 को जो है इसकी स्थापना हो जाती है। वर्तमान में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? 27 सदस्य आपको याद रखना है। तो इसी प्रकार से हमने जो है इन पॉइंटों को समझा। यूरोपियन संसद नामक संगठन कहां स्थित है? तो बेल्जियम में आपको मिल जाएगा। यहां तक क्लियर हुआ? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर रेड क्रॉस के संस्थापक कौन थे? बात किसकी हो रही है? रेड क्रॉस सोसाइटी की हम बात कर रहे हैं। तो रेड क्रॉस सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? क्या बेडेन पावन थे, हेनरी डुनॉट थे, या कुर्बतीन डी लाले थे, या एमडी डगाओ थे? तो यहां पर आपको बताना है कि इसके आंसर क्या मिल जाएगा। रेड क्रॉस की हम बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो रेड क्रॉस की स्थापना कब हुई? 1863 में इसकी स्थापना हो जाती है, जिसका मुख्यालय आपको कहां मिल जाएगा? जेनेवा में मिल जाएगा। और ये जेनेवा है कहां पर? तो स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। स्विट्जरलैंड में आपको जो है जेनेवा मिल जाएगा। अब यहाँ पर बात किसकी कर रहे हैं? रेड क्रॉस सोसाइटी की बात कर रहे हैं। रेड क्रॉस जो है एक प्रकार से आपको याद रखना है कि रेड क्रॉस जो सोसाइटी है, जितने भी युद्ध स्थल होते हैं या फिर आपात की स्थिति में जो है ये पूरी तरह से सहायता प्रदान करने वाला एक संगठन है या फिर जो है संस्था है। तो यहाँ पर आपको जो है इस प्रकार से याद रखना है कि रेड क्रॉस की स्थापना कब हो जाती है? 1863 में। अब इसी रेड क्रॉस को जो है वर्तमान इसकी अगर संस्थापक की अगर बात करेंगे तो इसके संस्थापक कौन थे? तो यहाँ पर आपको याद रखना है कौन थे? हेनरी डुनॉट आपको याद रखना होगा। अब इसी के अनुसार जो है आपको जो है इसमें एक और पॉइंट याद रखना है कि रेड क्रॉस की जो नोबेल पुरस्कार कितने बार दिया गया है? तो नोबेल पुरस्कार जो है शांति के क्षेत्र में इसे नोबेल पुरस्कार दिया गया है। किसे? रेड क्रॉस सोसाइटी को दिया गया नोबेल पुरस्कार। किस क्षेत्र का? शांति के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया। कितने बार दिया गया? तो यहां पर याद रखना है कितने बार दिया गया? 3 बार जो है इसे नोबेल पुरस्कार दिया गया। और ये नोबेल पुरस्कार कब कब दिया गया? तो आपको याद रखना है 1917 में दिया गया, 1944 में दिया गया, 1944 के बाद में 1963 में दिया गया। तो ये 3 सन आपको याद रखना है कि जो है रेड क्रॉस सोसाइटी जो है उसके संस्थापक कौन? हेनरी डुनॉट है, जिसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था। याद रखिएगा 1917 में, 1944 में और 1963 में। तो ये जो है 3 साल आपको याद रखना है कि कब कब नोबेल पुरस्कार इसे दिया गया। वो क्षेत्र कौन सा है? आपको यह भी याद रखना है कि कौन सा क्षेत्र है? शांति का क्षेत्र है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओलंपिक झंडे पर जुड़े 5 गोले में से कौन सा रंग जो है गोला में जो है गोला नहीं है? यहां पर पूछ रहा है कि कौन से रंग का गोला नहीं है। क्या काले रंग का, या हरे रंग का, या लाल रंग का, या फिर बैगनी रंग का? आपको ओलंपिक छल्ले की अगर बात करेंगे तो कुछ इस प्रकार से जो है आपको छल्ले दिखाई दिए होंगे। ओलंपिक जैसे आपने देखा रिसेंटली में हुआ, ठीक है। तो हम इन 5 छल्लों की अगर बात करें तो यहां पर आपको बताना होगा काला रंग किसके लिए है। तो यहां पर जो आपको बताना है काला रंग किसके लिए है? काला रंग जो है आपको याद रखना है अफ्रीका के लिए है, ठीक है। काला रंग अफ्रीका के लिए है। यहां पर हरे रंग की अगर बात करेंगे तो हरा रंग जो है आपको मिल जाएगा ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करेंगे, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में आपको जो है हरा रंग मिल जाएगा। यहीं पर लाल रंग की बात करेंगे तो लाल रंग जो आपको जो याद रखना है किस देश के लिए है? तो उत्तरी अमेरिका के लिए याद रखना है, ठीक है। याद रहेगा साथियों। यहीं पर अगर जो है बैगनी रंग इसमें शामिल नहीं है। यहीं पर अगर हम बात करें जैसे यहां पर पीला रंग किसके लिए रखा गया है? तो यहां पर आपको याद रखना है पीला रंग एशिया के लिए रखा गया है, ठीक है। पीला रंग एशिया के लिए। अब यहीं पर जो है एक और जो है महाद्वीप बच जाता है जिसमें नीला रंग रखा गया है। वह देश कौन सा है? महाद्वीप कौन सा है? तो यूरोप महाद्वीप के लिए जो है नीला रंग रखा गया है। तो इसी प्रकार से जो है हमने ओलंपिक में जो जुड़े 5 जो गोले होते हैं उसको हमने इसमें भली भांति समझ लिया कि कौन से गोले के लिए कौन सा रंग यहाँ पर जो है दिया गया है। यहां तक क्लियर हुआ। अगला जो ओलंपिक जो होने वाला है 2028 का, तो आपको याद रखना है 2028 का जो ओलंपिक होने वाला है लॉस एंजल्स में होने वाला है। याद रहेगा साथियों, लॉस एंजल्स को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। लॉस एंजल्स में होने वाला है। लॉस एंजल्स कहां पर है? तो अमेरिका में ये जो है स्थान आपको जो है याद रहेगा। चलिए यहां पर हमें याद रखना है कि 2028 में जो है ओलंपिक कहां होने वाला है? लॉस एंजल्स में होने वाला है। और ओलंपिक की शुरुआत जो हो जाती है 1896 से। प्रति 4 वर्ष बाद जो है इसका जो है आयोजन किया जाता है। याद रहेगा साथियों। रिसेंटली में कहां हुआ? 2024 में। तो यहां पर आपको याद रखना है कहां पर हुआ? फ्रांस की राजधानी पेरिस में इसका आयोजन हुआ। भारत ने कुल पदक कितने प्राप्त किए? तो यहां पर आपको इसमें भी याद रखना है 015। तो यहां पर टोटल की अगर बात कर लेंगे तो 6 पदक इसने भारत ने प्राप्त किया है। चलिए यहां तक क्लियर हुआ। चलिए इसका आंसर क्या मिल जाएगा? बैगनी। तो यहां पर बैगनी रंग आपको जो है इस छल्ले में आपको देखने को नहीं मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर
कौन सा है, निम्नलिखित में कौन सी नस्ल गाय की नहीं है। बात किसकी हो रही है, गाय की जो है नस्ल कौन सी नहीं है, इसमें पूछा है। क्या लाल सिंधी गाय नहीं है, क्या जाफराबादी है, क्या गिर है, क्या साहीवाल है। आपको तो पता है कि साहीवाल जो है गाय की एक नस्ल है। यहीं पर दूसरी भी आपको मिल जाएगी, गिर भी जो है एक गाय की नस्ल है। तीसरी जो है यहाँ पर जो है लाल सिंधी, ये भी गाय की नस्ल है। लेकिन यहाँ पर जो है जाफराबादी की अगर बात हो रही है तो जाफराबादी जो है ये किसकी नस्ल है, भैंस की नस्ल है। तो ये आपको याद रखना है। और ये भैंस की जो नस्ल है ये सबसे ज्यादा मात्रा में जो आपको जो देखने को मिल जाएगी गुजरात में मिलेगी। और ये इसकी खासियत ये है कि जो है इसका जो वजन जो होता है लगभग 1600 से 1700 किलोग्राम का होता है। ये इसको पॉइंट को आपको जो है एडिशनल फैक्ट में याद रखना है। इसकी बात करें, जो जाफराबादी जो भैंस होती है एक दिन में कुल मिलाकर के 32 लीटर जो है दूध देती है। तो इस पॉइंट को भी आप याद रख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहां पर जो इसका आंसर क्या मिल जाएगा, तो जाफराबादी जो है भैंस की नस्ल है, बाकी जो 3 जो है वो किसकी नस्ल है, गाय की है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहां पर धान का झुलसा रोग का कारक कौन सा है। धान में भी देखिएगा, हमने देखा है कि पिछले दिनों कई सारे जो रोग है यहां पर जो है धान में पैदावार में को कम ज्यादा करते रहते हैं। तो धान का झुलसा रोग का कारक कौन सा है, तो यहां पर आपको बताना है कि जीवाणु है, क्या मैग्नीशियम की कमी से, या फफूंद की कमी से, या फिर जो है जिंक की कमी से। तो यहां पर आपको बताना किसका कौन सा रोग है, झुलसा रोग। ये झुलसा रोग जो होता है फफूंद की वजह से होता है। तो इस पॉइंट में आपका आंसर क्या मिल जाएगा, फफूंद। ये फफूंद की वजह से जो है धान में झुलसा रोग होता है। और धान में जो है एक प्रकार से यहाँ याद रखिएगा मीथेन गैस निकलती है। ठीक है, मीथेन गैस आपको याद रखना है कि मीथेन गैस निकलती है। दूसरा जो है मैग्नीशियम की कमी से जो है इसमें जो है पीला रोग जो है धान की पत्तियों में पीलापन आ जाता है। ठीक है, पीलापन आ जाने की वजह से जो है उसकी पैदावार क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जिंक की वजह से जो है यहां पर याद रखना खैरा रोग हो जाता है। ठीक है, जिंक की कमी से खैरा रोग हो जाता है। तो इस पॉइंट को भी आपको याद रखना होगा। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या मिल गया, फफूंद। जो फफूंद की वजह से जो है धान में झुलसा रोग हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहां पर भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा। यहां पर बात किसकी हो रही है, हरित क्रांति की बात हो रही है। तो हरित क्रांति जब भारत में आई 1960 के दशक में, तब भारत में सबसे ज्यादा जो है किस फसल को जो है इस हरित क्रांति से फायदा हुआ। तो आपको याद रखना है, कौन सा पॉइंट याद रखना है, क्या धान को हुआ, क्या मक्का को हुआ, क्या ज्वार को हुआ, क्या गेहूं को हुआ। आपको याद रखना है कि 51% भाग पर जो है भारत में खेती की जाती है या फिर जो है कृषि की जाती है। इस पॉइंट को अच्छे से याद रखना है। अब इसी 51% की अगर हम बात करें तो 51% में कुल मिलाकर के जो 51% की अगर बात कर रहे हैं तो 51% में से 15% भाग पर जो है गेहूं का उत्पादन किया जाता है। याद रहेगा। तो यहां पर हमें बताना है कि हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा, तो वह फसल कौन सी थी, गेहूं फसल थी। और यह हरित क्रांति जब लाई गई थी 1960 के दशक में, 1960 के दशक में जब लाई गई तो इसमें प्रारंभिक रूप से हरित क्रांति कब आई भारत में, तो 1967-68 में जो है पहली हरित क्रांति आई थी। तो इस पॉइंट को आपको जो है याद रखना है। इसे लाने वाले व्यक्ति कौन थे, तो भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है, तो यहां पर आपको याद रखना है किसे, एमएस स्वामीनाथन को कहा जाता है। एमएस स्वामीनाथन को हरित क्रांति के जनक कहा जाता है। अब ये हरित क्रांति के जनक जो है, जिन्हें हाल ही में 2024 में जो है भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है, वो भी किस प्रकार से, मरणोपरांत दिया गया है। याद रहेगा साथियों। चलिए मरणोपरांत जो है इन्हें जो है भारत रत्न दिया गया, तो इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। 1967-68 में जो है हरित क्रांति लाई गई। इसमें सर्वाधिक जो फसल को, कौन सी फसल को लाभ हुआ, गेहूं की फसल को लाभ हुआ। दूसरी फसल की अगर बात करेंगे तो चावल या फिर धान जो है उन फसलों को लाभ हुआ। यहीं पर अगर विश्व स्तर पर अगर बात करें तो विश्व स्तर पर जो है हरित क्रांति कब आई, तो हरित क्रांति जो है आपको याद रखना है, विश्व स्तर पर जो हरित क्रांति जो आई थी वह जो है कहां आई थी, आपको याद रखना है। तो ये कहां आई थी, यूएसए में आई थी। और यूएसए में भी लाने वाला व्यक्ति कौन था, तो यहां पर आपको याद रखना है नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग को आपको याद रखना है, जो अमेरिका के एक नागरिक थे, जिनके माध्यम से जो है, नॉर्मन बोरलॉग के माध्यम से जो है विश्व स्तर पर जो है हरित क्रांति लाई गई थी। याद रहेगा साथियों, नॉर्मन बोरलॉग के माध्यम से हरित क्रांति के जनक जो है भारत में हरित क्रांति लेकर के आए। ठीक है, तो यहां पर हमने इन पॉइंटों को समझ लिया कि सर्वाधिक लाभ पाने वाली फसल कौन सी थी, गेहूं। अब यहां से एक और क्वेश्चन बनता है कि सबसे ज्यादा फायदा किस राज्य को हुआ, तो राज्य की अगर हम बात करेंगे तो राज्य कौन सा था, वो पंजाब राज्य आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहां पर इसका आंसर क्या आ जाएगा, गेहूं। अगला देखते हैं,
लैंड ऑफ थंडरबोल्ट किस देश को कहा जाता है? बात किसकी हो रही है? लैंड ऑफ थंडरबोल्ट की बात हो रही है। तो ये किस देश को कहा जाता है? क्या स्कॉटलैंड, रोम, या ऑस्ट्रेलिया, या फिर भूटान? तो आपको पहले ये समझना होगा कि लैंड ऑफ थंडरबोल्ट होता क्या है। ऐसा क्षेत्र होता है जहां पर जो है अत्यधिक मात्रा में जो है तूफान आते रहते हैं, और ये ऐसे तूफान आते हैं जो पूरी तरह से वहां की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से तबाह कर देते हैं। और ये जो क्षेत्र आपको मिल जाएगा हिमालय प्रदेश, हिमालय के जो क्षेत्र होते हैं वहीं पर आपको जो है इस प्रकार की घटनाएं देखने को मिलेगी। कई सारे जो तूफान आते हैं, कई सारे जो वहां पर जो है हलचलें हो जाती है, भूकंप आ जाता है। तो इस प्रकार से जो है आपको याद रखना है। चलिए, तो ये इसी प्रकार से जो है आपको याद रखना है। तो यहां पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? भूटान आपको जो है इसका आंसर मिल जाएगा। तो ये आपको जो है लैंड ऑफ थंडरबोल्ट किस देश का कहा जाता है? तो यहां पर आपको इसका आंसर क्या मिल गया? भूटान को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्षार लाल लिटमस पेपर को कैसा कर देता है? यहां पर बात किसकी हो रही है? क्षार की बात हो रही है। क्षार लाल लिटमस पेपर को कैसा कर देता है? तो यहां पर आपको बताना है क्या काला, नीला, या हरा, या फिर उजला कर देता है। तो यहां पर इसका आंसर बताना है आपको नीला कर देता है। अब यहां पर अगर आपसे पूछा जाए बात किसकी हो रही है? क्षार की। तो लाल लिटमस पेपर को कैसा कर दे रहा है? ये नीला कर दे रहा है, ठीक है, नीला कर दे रहा है। लेकिन अगर यहीं पर क्या क्षार जो है नीला लिटमस पेपर को कैसा कर देता है? तो यहां पर आपको याद रखना है लाल कर देता है। तो ये इस प्रकार से आपको याद रखना है। चलिए साथियों, इसी प्रकार से हमको जो है आंसर मिल गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर बाल श्रम निषेध किस अनुच्छेद में किया गया है? बात किसकी हो रही है? बाल श्रम निषेध। अब ये बाल श्रम निषेध होता क्या है? तो आपको समझना होगा कि 14 वर्ष से, है ना, 14 वर्ष से कम आयु, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को अगर जो है कारखानों में काम करवाया जा रहा है या फिर दुकानों में काम करवाया जा रहा है, तो एक प्रकार से जो है, एक प्रकार से हमको ये याद रखना है कि बाल श्रम जो है हमें नहीं करवाना है। और ये जो अनुच्छेद किसमें वर्णित है? तो आपको याद रखना है कि 24, 28, 42 या फिर 29। तो इनमें से आंसर आ जाएगा अनुच्छेद 24 में बोला गया है कि बाल श्रम निषेध है। आप बाल बच्चों से जो है एक प्रकार से जो बच्चे हैं वो भी कितने वर्ष के? 14 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं उनसे हम जो है एक प्रकार से श्रम वाला कार्य नहीं करवा सकते हैं। यहां तक समझ में आ गया? चलिए, तो इस पॉइंट का आंसर क्या आ जाएगा? 24, अनुच्छेद 24। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर निम्नलिखित में से कौन रेशेदार फसल की श्रेणी में नहीं है? बताइए। अब यहां पर बात किसकी हो रही है? रेशेदार फसल। अब रेशेदार फसल आपको पता होना चाहिए। जैसे यहां पर जूट की बात करेंगे तो जूट भी जो है रेशेदार फसल है। और जूट कहां पर सबसे ज्यादा मात्रा में उत्पादन किया जाता है? तो आपको याद रखना है पश्चिम बंगाल में इसका उत्पादन ज्यादा किया जाता है। पटसन की बात करेंगे तो इसका भी जो उत्पादन कहां किया जाता है? पश्चिम बंगाल में किया जाता है। यहीं चुकंदर की अगर बात करेंगे तो चुकंदर जो है महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मात्रा में जो है इसका उत्पादन किया जाता है। सनई की अगर बात करेंगे तो इसका जो है सबसे ज्यादा मात्रा में उत्पादन उत्तर प्रदेश में किया जाता है। तो यहां पर आपको बताना है कि कौन रेशेदार फसल नहीं है। तो यहां पर हमने देखा जूट भी रेशेदार फसल है, पटसन भी रेशेदार फसल है, सनई भी रेशेदार फसल है, लेकिन ये चुकंदर जो है रेशेदार फसल नहीं है। तो हमारा जो आंसर क्या हो जाएगा? चुकंदर आपको याद रखना है। चलिए इसी प्रकार से हमने अगला क्वेश्चन देखना है। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी में आने वाला जो बार बार आने वाला जो क्वेश्चन है ये। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आपको ये याद रखना है क्या 1982 में, या फिर 1906 में, या 1916 में, या फिर 1919 में। तो आपको बताना है मुस्लिम लीग जो किससे अलग हुई थी? कांग्रेस से अलग हुई थी। और ये कब अलग हुई थी? तो यहां याद रखिएगा 1906 में। तो ये इसकी डेट सहित आपको याद रखना है 30 दिसंबर 1906 को जो है इसने जो है मुस्लिम लीग ने कांग्रेस से अलग हो जाती है। और ये कहां पर जो है इस प्रकार से अलग होती है? तो ढाका में, ठीक है, ढाका में मुस्लिम लीग का जो है एक प्रकार से गठन हो जाता है, ठीक है, ढाका। और ये कहां पर वर्तमान में? तो बांग्लादेश में आपको मिल जाएगा, ठीक है, बांग्लादेश में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर अगला क्वेश्चन, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चन आता ही है। आपको जो है इन पॉइंटों को अच्छे से याद रखना है। राजा राम मोहन राय संबंधित है क्या आर्य समाज से? या फिर विवेकानंद संबंधित है? या फिर दयानंद सरस्वती? या फिर रामकृष्ण परमहंस? तो यहां पर आपको बताना है, मैंने एक ट्रिक के माध्यम से बताया था कि आर्य लोग जो है दया दृष्टि कर देते हैं या फिर नहीं कर देते हैं। तो यहां पर आपको जो है इसका आंसर जो मिल जाएगा, आर्य समाज के लोग जो है स्वामी दयानंद सरस्वती जो है, आपको ये याद रखना है, ठीक है।
अब यहाँ पर बात की हमने राजा राम मोहन राय की, तो राजा राम मोहन राय के जो है किस से संबंधित है, तो ब्रह्म समाज से संबंधित है। ठीक है, तो आपको याद रखना है ब्रह्म समाज के संस्थापक इन्हें कहा जाता है। स्वामी विवेकानंद की बात करेंगे तो रामकृष्ण मिशन की इन्होंने जो है स्थापना की थी, रामकृष्ण मिशन। ठीक है, जैसे मैंने आपको जो है ट्रिक के माध्यम से बताया था कि राम और कृष्ण दोनों कैसे हैं, विवेकशील आदमी है, तो हमें इस पॉइंट को भी याद रखना है। रामकृष्ण परमहंस जो है किसके गुरु थे, तो यहां याद रखिएगा स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे। तो यहां पर इसका आंसर क्या मिल जाएगा, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, तो स्वामी दयानंद सरस्वती आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर राजघाट समाधि स्थल है, किसकी समाधि स्थल है राजघाट, तो यहां पर आपको याद रखना है क्या महात्मा गांधी की है, क्या लाल बहादुर शास्त्री की, या चौधरी चरण सिंह की, या फिर जवाहरलाल नेहरू की। तो आपको सबसे पहले तो यहां पर ऑप्शन को अगर आपको आंसर नहीं पता है तो सबसे पहले तो यह है कि आपको ऑप्शन डिलीट करते आना चाहिए। अगर आपने देख लिया कि जवाहरलाल नेहरू की समाधि स्थल कहां पर है, तो यहां पर आप जो है इसमें बता सकते हैं कि शांतिवन जो है इनकी समाधि स्थल है। अब बात किसकी हो रही है, राजघाट की। राजघाट समाधि स्थल किसकी है, यहां पर आपको बताना है। तो यहां हम देख रहे हैं जवाहरलाल नेहरू की समाधि स्थल कौन सी है, शांतिवन है, शांतिवन मिल जाएगी। यहीं पर चौधरी चरण सिंह की बात करेंगे तो इनका जो है किसान घाट आपको याद रखना है, किसान घाट इनकी समाधि स्थल है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, किसान घाट। लाल बहादुर शास्त्री की अगर बात करेंगे तो इनके जो समाधि स्थल कहां पर है, विजय घाट। ठीक है, विजय घाट। ये सारे के सारे जो है आपको स्थान जो कहां मिल जाएंगे, नई दिल्ली में मिल जाएंगे। और महात्मा गांधी की जो समाधि स्थल है वो कौन सी है, राजघाट। तो ये आपको जो है आंसर मिल गया। तो ये इसी प्रकार से जो है आपने इसका आंसर क्या लगा लिया, महात्मा गांधी। तो आपको ये भी पता चल गया और ये इनके बारे में भी आपको पता चल गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर संविधान सभा का सभापति कौन था, बात किसकी हो रही है, संविधान सभा के सभापति की बात हो रही है। तो यहां पर देखिएगा जब संविधान सभा का जब गठन हो जाता है तब उसमें जो है सभापति कौन बनता है, क्या बी.आर. अम्बेडकर जी, या पट्टाभी सितार मैया, राजेंद्र प्रसाद, या फिर एन गोपाल स्वामी अयंगर। तो यहां पर इसका आंसर आपको स्पष्ट बताना है कि राजेंद्र प्रसाद जी थे। और यहां पर जो है संविधान सभा की पहली बैठक जो अस्थायी रूप से जो हुई थी, तो यहां पर आपको याद रखना है 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की जो है अस्थायी बैठक हो जाती है। इसमें जो है अध्यक्ष कौन बन जाते हैं, तो सच्चिदानंद सिन्हा जो है यहां पर आपको याद रखना है। किसे याद रखना है, सच्चिदानंद सिन्हा को याद रखना है। उसके बाद में जो है 11 दिसंबर 1946 को जो है वास्तविक जो है यहाँ पर जो है राजेंद्र प्रसाद जी जो है इसके अध्यक्ष बन जाते हैं 11 दिसंबर 1946 को। चलिए इसका आंसर क्या मिल गया, राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव द्वारा सबसे पहले उपयोग में लाया गया अनाज है, बात किसकी हो रही है, सबसे पहले उपयोग में लाया जाने वाला अनाज। हम बात किसकी कर रहे हैं, जैसे इतिहास में बात कर रहे हैं, सबसे पहले अनाज कौन सा मानव ने उपयोग में लाया, तो वह कौन सा अनाज था, जौ था, जई था, राई था, या गेहूं था। तो इसका सटीक आंसर आपको बताना है जौ। जौ जो है जो सबसे पहले उपयोग में लाया जाने वाला अनाज था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की कौन सी विधि है, बात किसकी हो रही है, राज्यसभा के सदस्यों की बात हो रही है। हमने जैसे पिछली सीरीज में देखा कि राज्यसभा के बारे में जाना कि राज्यसभा जो है एक प्रकार से जिसका कार्यकाल नहीं होता, जिसके सदस्यों का कार्यकाल होता है। सदस्यों का कार्यकाल जो कितने वर्ष का होता है, 6 वर्ष का होता है। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। राज्यसभा क्या है, उच्च सदन कहलाता है। कौन सा सदन, उच्च सदन कहलाता है। तो इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। कभी इसका विघटन नहीं होता, कभी भंग नहीं होती। तो यहां पर आपको पूछा है कि राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की कौन सी विधि है, तो यहां पर आपको बताना है क्या साधारण बहुमत प्रणाली है, क्या सूची प्रणाली है, क्या एकल संक्रमणी मत प्रणाली है, या फिर संचित मत प्रणाली है। तो यहां पर आपको इसका आंसर याद रखना है एकल मत प्रणाली के, एकल संक्रमणी मत प्रणाली के द्वारा जो है राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। यहां तक क्लियर हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर अमर्त्य सेन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि भारतीय की बात हो रही है। अमर्त्य सेन जो है भारतीय है, भारतीय अर्थशास्त्री है। तो यहां पर आपको जो है ये क्षेत्र पूछा है कि कौन सा क्षेत्र है, तो यहां पर आपको याद रखना है अर्थशास्त्री जो है। तो ये जो उसका आंसर हो जाएगा, अमर्त्य सेन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अर्थशास्त्र का क्षेत्र मिल जाएगा। ठीक है, अब बात आती है कि नोबेल पुरस्कार जो कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, तो यहां पर आपको याद रखना है 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कितने क्षेत्रों में, 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। और वो भी किस प्रकार से दिया जाता है, प्रतिवर्ष दिया जाता है, याद रहेगा
ठीक है, प्रतिवर्ष तो दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर जो है कब दिया जाता है, तो यहाँ याद रखना 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की जो पुण्यतिथि मनाई जाती है 10 दिसंबर को, तो यहाँ पर जो है उनके जन्म जो पुण्यतिथि के रूप में यहाँ पर जो है 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। यहाँ पर हमने देख लेते हैं, यहाँ पर एक पहला क्षेत्र हो गया, दूसरा चिकित्सा का हो गया, तीसरा भौतिकी का हो गया, चौथा जो है यहाँ पर जो है रसायन का हो गया, साथ में यहाँ पर जो है शांति का भी याद रखना है और साहित्य का भी याद रखना है। तो यहाँ पर जो हमें जो है 6 क्षेत्र मिल गए। तो इसी प्रकार से जो नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। ठीक है, अभी वर्तमान में नोबेल पुरस्कार जो है कितने भारतीयों को दिया गया है, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। कितने भारतीय लोगों को जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया है, तो 10 लोगों को ये जो नोबेल पुरस्कार भारतीयों को दिया जा चुका है, याद रहेगा। चलिए, और अंतिम बार जो है नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन है, अमर्त्य सेन ही है। और इन्हें कब नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया, तो 1998 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। अब पहली बार किसे प्रदान किया गया, तो 1913 में जो है रविंद्रनाथ टैगोर जी को प्रदान किया गया। याद रहेगा साथियों, किसे प्रदान किया गया, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी को प्रदान किया गया। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। और रविंद्रनाथ टैगोर जी को कब किसके लिए दिया गया, तो साहित्य के लिए क्षेत्र के लिए दिया गया नोबेल पुरस्कार है। और ये साहित्य के क्षेत्र में भी किस प्रकार से, तो उनकी जो रचना थी गीतांजलि, ये गीतांजलि आपको जो है रचना याद रखना है कि उनकी जो प्रसिद्ध रचना थी गीतांजलि, गीतांजलि के लिए जो है इन्हें जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया, साहित्य के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो है हमने नोबेल पुरस्कार के बारे में भी थोड़ा समझ लिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर इसका आंसर क्या आ जाएगा, अर्थशास्त्री थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सिख गुरु तेग बहादुर को किसने मृत्यु दंड दिया था। बात किसकी हो रही है, गुरु तेग बहादुर की बात हो रही है। तो तेग बहादुर जी को जो है मृत्युदंड किसने दिया था, ऐसा कौन सा शासक था जिसने मृत्युदंड देने का प्रावधान किया इन्हें। तो यहां पर याद रखिएगा, क्या अकबर ने, क्या हुमायूं ने, क्या शाहजहां ने, क्या औरंगजेब ने। ऐतिहासिक रूप से अगर देखा जाए तो आपको याद रखना है कि इन्हें जो तेग बहादुर जी को जो है मृत्युदंड क्यों दिया गया। तो इस पॉइंट को आपको समझना होगा कि इन्हें जो है तेग बहादुर जी को बोला गया था कि आप जो है इस्लाम कबूल कर लीजिए, लेकिन तेग बहादुर जी के द्वारा जो है इस्लाम कबूल नहीं किया गया, जिसकी वजह से जो है एक शासक जो हुए औरंगजेब ने जो है इन्हें जो है सर कलम कर दिया गया। इनका जो है सर जो है धड़ से अलग कर दिया गया। तो ये एक प्रकार से मृत्युदंड देने का प्रावधान किसने किया, औरंगजेब ने किया। अगर यहां पर बात करें मुगल साम्राज्य की अगर बात करेंगे, तो यहां पर जो है बाबर सबसे पहला जो हुआ, बाबर आपको याद रखना है। ठीक है, बाबर के शासन काल में ही जो है पानीपत का युद्ध हो जाता है। तो यहां पर देखिएगा, बाबर का बेटा हुमायूं का अकबर का जो है जहांगीर का बेटा औरंगजेब। तो यहां पर इस प्रकार से आपको जो है उनके वंशावली को भी याद रखना होगा, क्योंकि ऐतिहासिक दृष्टि से यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर अग्नि का आविष्कार किस काल में हुआ था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतिहास का ही जो है आपको क्वेश्चन मिल रहा है। अग्नि का आविष्कार किस काल में हुआ था, क्या पूरा पाषाण काल में, क्या नवपाषाण काल में, या मध्य पाषाण काल में, या फिर ताम्र पाषाण काल में। तो आपको जो है चारों ऑप्शन में से बताना है कि किस काल में जो है आग का आविष्कार हुआ। आग के आविष्कार की अगर जो है उत्पत्ति की अगर हम बात करें, तो मानव के द्वारा, आदि मानव के द्वारा जो है पत्थरों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा रहा था, जिसमें एक जो पत्थर जो होता है दूसरे पत्थर से टकरा जाता है, जिसके माध्यम से वहां पर जो है चिंगारी उत्पन्न हो जाती है। तो वहीं से जो है आग की उत्पत्ति हो जाती है। तो ये काल कौन सा था, तो पूरा पाषाण काल आपको याद रखना है। मतलब ईयर की अगर देखा जाए, ईयर के बारे में पता किया जाए, तो लगभग 2 मिलियन ईयर जो है एगो यहाँ पर जो है पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर वेबसाइट के होम पेज को क्या कहा जाता है, अब इसको बोल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर वेबसाइट के पेज को क्या कहा जाता है, तो होम पेज आपको पता ही होगा। ठीक है, धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है क्योंकि उसमें होता क्या है, धूम्रपान जो है सेहत के लिए हानिकारक तो है, लेकिन उसमें होता क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, क्या निकोटीन होता है, क्या पॉलीसाइक्लिक, ठीक है, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसमें बताना है आपको कि उसमें होता क्या है। धूम्रपान जैसे बीड़ी, सिगरेट जो है, अभी जैसे हाल ही में जो रिपोर्ट जारी की गई दिल्ली सरकार के द्वारा, तो वहां पर जो है दिल्ली में सिगरेट की मात्रा में ज्यादा उपयोग किया जाता है। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने होते हैं। चलिए, धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक होता है क्योंकि उसमें होता है, क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। तो यहां पर आपको बताना है कि CO, इसका जो है फुल फॉर्म, इसका फॉर्मूले की अगर बात करेंगे तो CO, कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है इसमें धूम्रपान में होता है, जिसकी वजह से जो है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। निकोटीन की बात करेंगे तो निकोटीन किसमें होता है, तो यहां याद रखिएगा तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेन कैंप के लेखक कौन थे,
लेखकों की बात हो रही है, लेखकों में एक आपको याद रखना है मेन कैम्प किसकी रचना है, तो यहाँ पर एडोल्फ हिटलर, लेनिन, कार्ल मार्क्स या फिर मुसोलिनी। कार्ल मार्क्स की अब बात करेंगे तो दास कैपिटल इनकी जो रचना है, याद रखिएगा दास कैपिटल, ये क्वेश्चन बनता है दास कैपिटल से, है ना। तो दास कैपिटल किसकी रचना है, कार्ल मार्क्स की है। तो यहाँ पर पूछा क्या है, मेन कैम्प, मेन कैम्प जो है एडोल्फ हिटलर की एक रचना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिटिश संसद में निर्वाचित होने वाले पहले भारतीय कौन थे। बात किसकी हो रही है, ब्रिटिश संसद में निर्वाचित होने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो यहां पर आपको बताना है कि एमजी रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले या फिर जो है दादा भाई नौरोजी या फिर बाल गंगाधर तिलक। तो यहां पर आपको आंसर बताना है इनका दादा भाई नौरोजी। ये दादा भाई नौरोजी जो है 1892 में पहले ब्रिटिश जो है संसद के जो है एक प्रकार से जो है सांसद बन जाते हैं। याद रहेगा ये कब की बात है, 1892 की बात है। तो यहां पर आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से विषम चुनिए, वेरी इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं इसको भी, ठीक है। ज्वालामुखी अलग है, टोर्नेडो, हेरिकेन या फिर चक्रवात। ये तीनों में तो आपको सिमिलैरिटी दिखाई दे रही होगी कि किस प्रकार से जो है ये विषम है कि सम है। तो यहां पर जो है ज्वालामुखी अलग ही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ज्वालामुखी। अब ज्वालामुखी आया भी है तो हम इसमें बात कर लेते हैं कि भारत में, ठीक है, भारत में कौन सा ज्वालामुखी है, भारत के ज्वालामुखी का नाम क्या है, भारत का ज्वालामुखी, ठीक है। तो आपको बताना है एक बेडन ज्वालामुखी जो आपको मिल जाएगा, ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आपको जो है बेडन द्वीप पर जो है बेडन ज्वालामुखी आपको मिल जाएगा। एक प्रकार से सक्रिय ज्वालामुखी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1 रुपए के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो याद रखिएगा 1 रुपए के नोट पर हम बात किसकी कर रहे हैं, 1 रुपए के नोट पर हम 10 रुपए के नोट की भी बात करेंगे, 20 के नोट की भी बात करेंगे, 50 की भी, 100 की भी और 500 की भी बात करेंगे। तो इन पर जो है 1 रुपए के नोट पर जो है किसका हस्ताक्षर होता है, तो आपको बताना है क्या गवर्नर, रिजर्व बैंक के गवर्नर का होता है, ठीक है, या फिर सचिव वित्त मंत्रालय का, या फिर केंद्रीय वित्त मंत्री का, या फिर अध्यक्ष वित्त आयोग का होता है। तो यहां पर इसका सटीक आंसर बताना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर में आपको लगाना है वित्त सचिव के द्वारा जो है यहां पर जो इस पर हस्ताक्षर किया जाता है। बाकी जो 10 रुपए के नोट, 20 के, 50 के, 100 के, 500 के, तो जितने भी नोट आते जाएंगे 1 रुपए से ऊपर, तो इसमें जो है जो किसका हस्ताक्षर होगा, तो आरबीआई के गवर्नर का होगा, ठीक है। और आरबीआई की अगर हम बात कर रहे हैं तो 1 अप्रैल को इसकी स्थापना हो जाती है, 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हो जाती है। इसका मुख्यालय की अगर बात की जाए तो इसका मुख्यालय कहां पर है, मुंबई में इसका वर्तमान में मुख्यालय आपको मिल जाएगा। इसके प्रमुख की अगर बात करेंगे तो प्रमुख जो है आपको कौन मिलेंगे, प्रमुख जो है वर्तमान में 25 नंबर के जो है 25वें क्रम की अगर बात करेंगे, 25वां क्रम जो है किसका मिल जाएगा, शक्तिकांत दास, आपको याद रखना है, ठीक है। शक्तिकांत दास जी को है आपको याद रखना है कि 25वें जो है गवर्नर है किसके, आरबीआई के, ठीक है। इस प्रकार से आपको याद रखना है। बाकी जो नोट होते हैं उन पर आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। बाकी 1 रुपए के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है, तो सचिव या वित्त मंत्रालय का होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिक्री कर कौन लगाता है और वसूल करता है। बिक्री कर कोई भी वस्तु है जिसको बेचना है या फिर जो है एक प्रकार से जिस पर जो है बेचने का कार्य किया जाता है, तो उस पर जो है टैक्स कौन लगाता है। तो आपको यहाँ याद रखना है क्या केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा, स्थानीय राज्य के द्वारा या फिर ए और बी के द्वारा। तो यहाँ पर इसका आंसर लगाना है राज्य सरकार के द्वारा। कई राज्य सरकार जो है इसको बदल करके जो है बिक्री कर को हटा करके जो है वैल्यू एडेड टैक्स को ऐड कर चुकी है। यहां तक याद रहेगा। चलिए वैल्यू एडेड टैक्स को जो है कई सारे राज्य जो है अपना चुके हैं। तो यहां पर आपको याद रखना है कि बिक्री कर कौन लगाता है और वसूल कौन करता है, तो राज्य सरकार करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में भिलाई और दुर्गापुर, याद रखिएगा किस पंचवर्षीय योजना की बात हो रही है जिसमें भिलाई और दुर्गापुर जो है इस्पात कारखाने लगाए गए थे। तो यहां आपको बताना है क्या प्रथम पंचवर्षीय योजना, क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना या फिर तृतीय या फिर चतुर्थ। अभी वर्तमान की अगर बात करेंगे तो 2024 तक यहां पर जो है कितनी पंचवर्षीय योजना संचालित हो गई, तो आपको बताना है 2024 में जो है किसी प्रकार की पंचवर्षीय योजना संचालित नहीं हो रही है। हमारी जो पंचवर्षीय योजना कब तक चली थी, तो 2017 तक चली थी। और 2017 तक जो है 2017 तक
आपको याद रखना है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना चली थी, तो 12वीं पंचवर्षीय योजना चली थी। कब तक? 2017 तक चली थी। याद रहेगा साथियों। चलिए यहां पर बात किसकी हो रही है? भिलाई और दुर्गापुर जो है इस्पात कारखाने किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किए गए थे? तो यहां आपको बताना है द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बारे में आपको याद रखना है कि 1956 से लेकर के कब तक चली? 1956 से लेकर के 1961 के मध्य में चली। ये किस मॉडल पर आधारित थी? तो यहां पर आपको बताना होगा पीसी महालनोबिस के माध्यम से, पीसी महालनोबिस के सिद्धांत पर आधारित थी। ठीक है, आपको याद रखना है, याद रहेगा। पीसी महालनोबिस योजना पर जो है उनके सिद्धांत पर ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना संचालित हुई थी। अब प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात कर लेते हैं। तो यहां पर देखिएगा प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है 1951 से लेकर के 56 तक चली थी। और ये जो है किस मॉडल पर आधारित थी? तो यहां पर याद रखना है हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। याद रहेगा, हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। ये इस प्रकार से हमने जो है क्वेश्चनों को समझ लिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तो यहाँ पर जो है हमारे जो क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं। तो इसी प्रकार आप जो बने रहिए और हमारी जो है इस श्रृंखला में आप जो है एक प्रकार से कंटिन्यू करिएगा, क्योंकि ये जो यहाँ पर जो हम बात किसकी करने वाले हैं? संभावित प्रश्नों की बात करेंगे। किस प्रकार से एग्जामों में क्वेश्चन बन सकते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, हम उन पॉइंटों पर महत्वपूर्ण चर्चा करते हैं, साथ में उनके आंसर भी हमको पता करने होते हैं। चलिए इसी प्रकार से आप बने रहिए। आपको ये कंटेंट पसंद आया है तो आप जो है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है हमारी मेहनत है और आपको भी जो है आपको जो इसका आंसर मिल रहा है, तो इसके लिए आपको जो है अच्छे से मेहनत करनी होगी। आप आगामी जो है आपकी एग्जाम जो है अच्छी जाएगी, इसलिए आपको जो है थोड़ी मेहनत करनी होगी। तब तक के लिए हमारा जो है नमस्कार।